Okay, welcome friends for the second lecture in demand analysis. If you remember, last time we have covered three topics, or rather four topics. We have started off with demand analysis, that is your chapter 2 in HSC Commerce as per the new syllabus. Last time in lecture 1 we have covered the introduction. We have seen that utility is the basis for the law of demand. It creates desire but it does not create demand. The second point, we have seen what is effective demand. In effective demand, we have seen that demand, or rather effective demand, is ability to buy, desire to buy, ability to pay plus willingness to spend. इसमें से कोई एक भी अगर नहीं रहेगा तो it will not comprise effective demand. तुम्हारे पास वो इच्छा होना चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए, तुम्हारे पास इस्तिताअत होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए, और तुम्हारे को विलिंगनेस होना चाहिए कि तुम उतना खर्चा कर पाओ. सब कुछ होने के बावजूद अगर तुम्हें खर्चा करना ही नहीं है, मैं महाकंजूस हूँ, तो इट विल नॉट कंप्राइज इफेक्टिव डिमांड. द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव सीन वाज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व. दैट इज एक बंदे के लिए डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व कैसा होता है. एंड लास्टली लास्ट टाइम वी हैव सीन व्हाट इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज अ मार्केट डिमांड कर्व. मतलब बहुत सारे लोगों को अगर हमें स्टडी करना है मैक्रो लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, तो व्हाट डज दैट हैपन. दैट इज कवर्ड अंडर मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व. सो फार वी हैव डन दीज 4 points. नाउ hopefully we will try to cover these 3 topics in today's session. Okay, we will see why demand curve slopes downwards. Then we will see what are the different types of demand. And the third topic which we will cover is what are the determinants of demand. Demand कैसे determine होता है, demand किस पे depend करता है, कितने types के demand होते हैं, और demand curve slope downwards क्यों होता है. If you remember last time हमने देखा था individual demand curve slopes downwards from left to right. If this is the x axis, this is the y axis, curve जो है downward sloping होता है. Okay, now let's come to the first topic. Why demand curve slopes downwards? Why demand curve slopes downwards? Now for a moment tell me what is the meaning of this question. When I say why demand curve slopes downwards, what is it actually? मतलब question का मतलब क्या है? What am I trying to say? अगर तुम्हारे को ये क्वेश्चन आ गया व्हाई डिमांड कर्व स्लोस डाउनवर्ड्स, मतलब आपको आता सब कुछ है, यू नो एवरीथिंग, यू नो द कंसेप्ट, सब कुछ पता है आपको एकदम परफेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन का मतलब क्या है. अच्छा, व्हेन आई से डिमांड कर्व स्लोस डाउनवर्ड्स, मतलब उससे क्या है, नतीजा क्या निकलता है. हम लोग जो लास्ट टाइम किए थे वी सॉ दिस राइट, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब क्या है, इधर हम लोग क्या लिए थे, क्वांटिटी लिए थे, इधर हम लोग क्या लिए थे, प्राइस. मतलब जब प्राइस हाई होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, लेट्स से 2, और जब प्राइस कम होते जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग. सपोज ये 10 हो गया. तो इन शॉर्ट जो सवाल का मतलब है वो ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्यों घटता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है. दिस इज द मीनिंग of the question. सादे लफ्जों में when you encounter this, why demand curve slope downwards, परेशान मत होइए. तुम्हारे को एग्जामिनर सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब प्राइस घटता है तो लोग ज्यादा क्यों खरीदते हैं. इट इज नॉट एज इफ इट्स अ साइकोलॉजिकल फीलिंग कि नहीं भैया प्राइस कम गया तो मुझे लेना ही लेना है. नो, देयर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ DMU. नाउ एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन, दोज हु हैव अंडरस्टूड the law of diminishing marginal utility analysis. If you have seen, we have covered in 3 lectures, right? It's also there on the channel. तो एक हल्की सी झलक हम लोग वहां पे किए थे. And that last topic in the last lecture, that is the 3rd lecture, after we covered law of DMU, we did a short introduction to the relation between marginal utility and price, and that time I told you that we will be covering this in detail when we do the law of demand. Now what I am asking you now is, do you remember what I had asked you at that point of time,
or rather what we had covered at that point of time. You have your rough book now? Now I'm asking standard 12th economics students. अगर तुम लोग वही रफ बुक यूज करो जो यूटिलिटी में लाए थे, वो तुम्हारे पास है, क्विकली स्क्रॉल, see if you can get it. If not, any which ways, we are going to cover it. So let me meet out this, and then we can study in detail. Is this clear? What is the meaning of the question? Let me take this up. When the price rises, the demand falls, and when the price falls, the demand rises. Why? Because the sky is so high. Okay, now the first point is law of DMU. What does the law of DMU say? Anybody? Okay, who introduced the law of DMU? Professor? Sadiq uncle? No. ये कौन, किसने षड्यंत्र रचा था आज से 130 साल पहले, जिसकी सजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सजा मुझे भुगतना पड़ रहा है? ना मुझे मजा आ रहा है ना आपको मजा आ रहा है, लेकिन पढ़ना है क्योंकि हमें HSC पास करना है. Who said that? Professor? Come on, somebody. Professor Alfred Marshall, right? Principles of Economics in the year 1890. उसके पहले किसी और ने कहा था, but Professor Alfred Marshall publicized it. He put it in a nice manner. So this law of DMU is related to Professor Alfred Marshall. Now somebody was telling me the other day कि अरे अंकल ये तो किसी और का नाम है. You are right. The textbook is right. और उसके आगे देखो Alfred Marshall अंकल का भी नाम दिया हुआ. Okay. Now let's say price. 1, 2, 3, 4, 5. Utility. अभी यूटिलिटी के कॉलम में मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आई कैन कन्वर्ट दैट यूटिलिटी व्हाट आई एम डिराइविंग इन रुपीस. सो लेट्स से दिस इज 60, 50, 40, 30, 20. दिस इज यूटिलिटी इन रुपीस. पैसा पैसा, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी. तो मैं जब पहला This is the quantity. हम लोग में क्या एग्जाम्पल लिए थे? आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, आई एम रनिंग अराउंड द फील्ड फॉर द फुल हाफ 45 मिनट्स. फर्स्ट हाफ मैं साइड लाइन्स पे आता हूँ, मेरा कोच मुझे पानी पिला रहा है. पहला गिलास पानी पिया, आई गॉट 6 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. आई से 1 यूटिलिटी इज इक्वल टू 10, तो 6 into 10 कितना हो गया? 60. ठीक है, उस तरीके से मैं इक्वेट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन DMU. When I drank the first glass, the utility what I got was 60, second glass 50, third 40, fourth 30, and when I drank the fifth glass, I am getting 20 rupees of utility. Okay? Now, suppose ऐसा होता है कि वो जो मैं ग्लास पानी का पी रहा हूँ, I have to pay for it. Okay? And the price of one glass of water is, let's say, 50. 50, 50, 50, 50, 50. एक गिलास पानी की कीमत क्या है? 50. मैंने पिया 1, 2, 3, 4, 5 गिलास पानी और यूटिलिटी घटते गए 60 से लेके 20 हो गई. हम लोग का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक इज नॉट DMU, आवर टॉपिक इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरी यूटिलिटी क्यों, मेरा डिमांड क्यों घटेगा? ओके, यहां पर नाउ यू टेल मी कि अगर मुझे पैसा देना हो गिलास पानी का तो मैं कितने यूनिट्स खरीदूंगा? Where I am in equilibrium? I am in equilibrium at the second quantity where the marginal utility in terms of rupees is equal to the price. ठीक है, 2 यूनिट खरीदा. अभी अगर सेलर चाहता है कि ज्यादा बेचे तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैं कितना खरीद रहा हूं? 2 यूनिट. क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो 50 रुपया है, मुझे यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पे 50 रुपया मिली. नाउ सी द फन. सपोज सेलर उसकी प्राइस कर देता है 30. तो वेयर एम नाउ? आई एम इन इक्विलिब्रियम. जब प्राइस उसका
₹50 था तो मैं कितना खरीदा था? 2। अभी उसका प्राइस 30 हो गया है तो मैं कितना खरीद रहा हूं? 4। ठीक है? So can I say that when the price is falling, the quantity demanded is increasing? This you won't find in any textbook. ठीक है? You will find only in this particular video. बाकी लोगों पे जरा सरी तौर पे superficially explain करके निकल जाएंगे. You watch my videos only if you want to have a very good grasp on the very smallest of the concepts. ठीक है? I challenge you. Give me this particular explanation in any of your textbooks. Okay, fine. Now, when price is falling, the quantity is rising. When price is falling, demand is rising. ये तो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे ना? You got it? The customer always tries to equate the price with the utility. जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे कस्टमर here is equilibrium at the point number 4. उसे ये लगता है कि ये प्राइस से मुझे 4 ग्लास पानी पीना चाहिए और अभी अगर वो 20 रुपया अगर मैं इसको कर दूं तो I will be in equilibrium at the 5th unit. ठीक है? तो I will purchase more. I will go on purchasing more and more and more of the units of the commodity. 1, 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. जब उसका प्राइस 50 से 30 से 20 होते गया. This is the first reason, that is the law of DMU. ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो quickly go to utility analysis, lecture number 3, and learn the law of diminishing marginal utility in toto, followed by the relation between MU and price. Okay, now coming to point number 2, very fast. I hope this is clear. If still this is not clear, you are free to put your comments on the number which I gave you yesterday and in the comments on the video. Next, income effect. What do you mean by income effect? कोई चीज सस्ती होगी मैं ज्यादा खरीदता हूँ, क्यों? Remember the question, if the price is falling, demand is rising, right? अभी मेरी, suppose I am earning 5,000 rupees. ठीक है? 5,000 rupees में से मैंने कोई चीज खरीदा 1,000 रुपए की. मेरे पास कितना बचा? डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा? अभी 4,000 रुपया. ठीक है? वही चीज जो 1,000 रुपए की थी अगर मुझे 500 रुपए में मिलती है, मेरी इनकम अभी भी 5,000 है, लेकिन ये जो 1,000 रुपए की चीज थी मुझे 500 में मिली, तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई. मेरी जो इनकम बच रही थी ना वो बढ़ गई. क्या हो गई वो? 4,500. Okay, my real income has increased. This is called as income effect. That is why मेरे जो 500 रुपये बचे ना इधर, उससे मैं वो क्वांटिटी को ज्यादा खरीदूंगा. I repeat, 5,000 मेरी इनकम है, कोई चीज मैंने खरीदा 1,000 रुपए की तो मेरे पास बचे 4,000. वही चीज मेरे को अब मिल गई 500 रुपए में तो मेरे पास 500 रुपए का मुनाफा हो गया. मेरी रियल इनकम बढ़ गई. So I utilize that increase in real income in purchasing more units of the commodity. That is called as income effect. As I've said earlier, you have to correlate it with your textbook. तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा. क्यों? You will say, अंकल आप तो पहले लेक्चर में बोले थे कि हमको रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Yes, for understanding the concepts. I still say, मेरा अभी भी ये दावा है कि अगर तुम ये लेक्चर अच्छी तरह से सुन लो तो तुम्हें दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टेक्स्ट बुक इसके लिए देखना है क्योंकि आपकी एग्जाम ओरल एग्जाम नहीं होती है. यू हैव टू राइट. तो किस तरीके से लिखना है, दैट योर टेक्स्ट बुक विल टेल यू. एंड वन मोर थिंग, without reading the textbook very nicely twice or thrice, please don't go to your digest. Digest will give you question answers, but your concepts should be clear properly. जो HSC बोर्ड आपको एक्सपेक्ट कर रहा है through your textbook, and this applies to all the subjects. Getting me? Right. We have seen what's DMU. We have seen what is income effect. Next we come to substitution effect. Now what do you mean by substitutes? Substitutes मतलब, when I say two goods are substitutes of one another, for example pen and pencil, they are substitutes of one another. I ask somebody for a pen, बोले यार पेंसिल है तो भी दे देना, चल जाएंगे. So they are substitutes of one another. Pen is costing let's say 10 rupees. A pencil is costing 2 rupees. Normally people use a pen. गरीब लोग जो होते हैं ना वो लोग ऐसा पेंसिल यूज करते हैं इधर कान में लगा.
राइट, क्योंकि उनको पेंसिल पड़वरती है, पेन पड़वरती नहीं है। लेकिन अगर पेन का भाव 2 रुपया हो गया तो क्या होगा, सब लोग पेन खरीदने लगेंगे, बिकॉज कल तक जो लोग पेंसिल खरीदते थे वो भी आज पेन पे आ जाएंगे। अगर लोग पहले पेन नहीं खरीदते थे क्योंकि पेन कॉस्टली है, अभी पेन वो लोग को पेंसिल के भाव में मिल गई, तो जो लोग कल तक पेंसिल खरीदते थे आज वो लोग पेन खरीदेंगे। अनदर एग्जांपल, लेट्स से टी एंड कॉफी। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कॉफी? आई लाइक टी, एब्सोल्युटली। Society, I like tea very very much. I need to have a jumbo cup of tea in the morning, and when I go to sleep in the night, which is normally around 1 a.m. 2 a.m. okay, my mother always asks me, सादी चाय बना के दूं क्या तेरे को, चाय चाहिए? Normally it is said कि चाय पियो तो रात को नींद नहीं आती है, but somehow I need to have a cup of coffee before going to sleep also. Anyway, jokes apart, क्या होता है टी कॉफी में? टी कॉफी has substitutes of one another. Got it? Now, which is more costly? टी या कॉफी? गरीब मानुस, मैं तो चाय पीता हूं। Let's say price of coffee is 20, price of tea is 10. Okay, I am not drinking coffee because it is costly. I am drinking tea because it is सस्ता। मैं चाय इसलिए पी रहा हूं क्योंकि चाय 10 रुपए की है, अभी वो भी 10 रुपए मेरे शायद 12 रुपये हो गए। और मैं कॉफी इसलिए पी रहा हूं क्योंकि कॉफी इसलिए नहीं पी रहा हूं क्योंकि कॉफी 20 रुपए के, ठीक है। अब कॉफी का भाव, सपोज दिस इज द प्राइस, चाय कितने की है 10, कॉफी कितने का है 20। अब वो फर्ज कर लो कि कॉफी का भाव गिर गया, कॉफी का भाव हो गया 10 रुपया, कॉफी का भाव हो गया 10 रुपया, चाय के भाव में कॉफी मिलने लगी। व्हाट विल हैपन, कुछ लोग जो पहले चाय पीते थे वो लोग भी कॉफी पीने लगेंगे। मेरे जैसे नहीं, आई एम एडिक्टेड टू चाय, तो आई विल कीप ऑन ड्रिंकिंग चाय। आई एम एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, सस्ती हो महंगी हो मुझे चाय चाहिए। नॉर्मली जो लोग इस वजह से कॉफी नहीं पी रहे थे कि कॉफी महंगी है, तो चाय पीने वाले भी थोड़े क्या पीने लगेंगे, कॉफी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इज फॉलिंग, the demand for coffee is increasing. क्यों? क्योंकि जो लोग चाय पी रहे थे वो लोग भी आ गए कॉफी की तरफ, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ मल्टीपर्पज यूजेस। कोई चीज ऐसी अगर है जिसके मल्टीपर्पज यूजेस है, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, then I will put it to more uses. Let's take the example of your LPG cylinder. LPG सिलेंडर अगर सस्ता हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी कार को कन्वर्ट कर दूंगा, उसको एलपीजी लगा दूंगा, ठीक है। देन और मैं क्या कर सकता हूँ, एलपीजी, यस, आई पुट माय गीजर ऑन एलपीजी बिकॉज नाउ एलपीजी सिलेंडर हैज बिकम सस्ता, आई कैन पुट इट टू मोर देन वन यूज, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज यूजेस। Coming to new consumers, this we have already covered. Anybody can tell me? आप ही बताओ, न्यू कंज्यूमर मतलब, कम ऑन। चाय कॉफी में हम लोग देखे ना, कुछ लोग थे जो पहले कॉफी नहीं पी सकते थे क्योंकि कॉफी 20 रुपए की थी। अभी जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो देयर इज एन एंटायर बिग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। बिरयानी is, let's say, 180 rupees a plate. Now if that suddenly comes down to 120 rupees, what will happen? Many people can start affording it. Therefore you have a new class of consumers coming in which can consume that particular thing because the price of that commodity has fallen, the demand for that particular commodity is rising, right? So what we have seen, why demand curve slopes downwards from left to right. First is the law of DMU, that is the law of diminishing marginal utility. Second is the income effect, your real income increases. The third is substitution effect. The fourth is multipurpose uses. And the fifth is new consumers. Now quickly have a recap, go through your textbook. In the meantime, I will meet out this and we'll quickly start with the second topic. Go through your textbook fast. Okay, now let's come to the second topic in today's lecture, that is the second lecture in demand analysis, that is types of demand.
what are the different types of demand. Before this, what we have done, why does the demand curve slope downwards from left to right? Why it slopes downwards? मतलब price अगर घटता है तो demand क्यों बढ़ता है? In that we have seen a couple of reasons. Now, what are the different types of demands? Demands कितने तरीके के होते हैं? Demand basically 5 तरीके के होते हैं. Quickly, first is, you hope your text is in front of you. It's very simple, very easy. खाली आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे तो भी होपफुली समझ जाओगे. फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड. कोई चीज अगर मुझे चाहिए उसको डायरेक्टली यूज करने के लिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, I will say that the demand is direct. The demand for a pen is direct demand. The demand for a book is a direct demand. The demand for a shirt, sorry I cannot take this out, is a direct demand. The demand for a watch is a direct demand. The demand for a ring is a direct demand. इसके अंदर कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं. You are directly using it. Whatever choose you have, whatever consumptions you do, that also is a direct demand. The next is indirect demand or derived demand. Now here in brackets, for direct demand I have written in brackets clothes. For indirect demand I have written FOP. FOP stands for factors of production. Okay, you become a very big businessman, you set up an automobile manufacturing unit. Finally, what is your finished product? Cars. People are going to buy what? Cars. The finished good is car. But to manufacture that, you are hiring people in your factory. So the demand for people is indirect demand. The demand for people in your factory is derived by the demand for cars, which you are eventually going to produce and sell to the end users. तुम लोगों को डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो क्या? आर यू अ कैनिबल? आर यू अ मैन ईटर? नो ना? देन ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड. ब्रैकेट में चाह टी. इफ मोर देन वन पर्टिकुलर commodity is demanded to satisfy a single want, it is said to be complementary demand. Okay, this can be asked as a fill in the blank, this can be asked as a match the column, this can be asked as a short note and whatnot. Composite demand, when a particular commodity can be put to multi-purpose uses, एक से ज़्यादा use में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो you will say that particular commodity is having composite demand. For example, electricity. For example, your LPG cylinder. The last is competitive demand. Okay, when a good is demanded, which is a perfect substitute. When the demand for a product is in the nature of substitutes, that is tea or coffee. ठीक है? तो it is said to have competitive demand. मैं गया दुकान पे, मुझे चाय नहीं मिली, मैं कॉफी लेके आया. मैं कॉफी लेने गया, कॉफी नहीं मिली, मैं चाय लेके आया. तो it is said to be competitive demand. Okay, so there are 5 basic types of demand: direct demand, indirect or derived demand, complementary demand, composite demand, competitive demand. ठीक है, direct is a demand for clothes, indirect demand for labor. What are your factors of production? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तुम फैक्ट्री डाले, तुम्हारे को लैंड चाहिए, तुम वहां पे लेबर रखोगे, तुम बैंक से लोन लोगे, तुम खुद की मेहनत लगाओगे. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में अगर चाय बनाना है मुझे, तो आई नीड 3 प्रोडक्ट्स. आई नीड चाय की पत्ती, मुझे दूध चाहिए, मुझे पानी चाहिए. ये तीनों चीजें मैं लेके आऊंगा तो घर में चाय बनेगी. ठीक है. मुझे फोन कॉल आया, मेरे अंकल आ रहे, मेरा बेटा जा रहा था बाहर, मैंने कहा ऊपर अगासी में से आवाज दिया, बेटा आते आते चाय का सामान लेके आना. वो क्या लेके आएगा? चाय का सामान. चाय की पत्ती लाएगा, दूध लाएगा, पानी तो घर में रहता ही है. ठीक है. शक्कर लाएगा. ये सारी चीजों का मैं मिश्रण करूंगा तो जाके चाय बनेगी. तो दैट डिमांड इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. चाय जब तक नहीं बनेगी जब तक ये सारी सामग्री मिल जाती है. कंपोजिट डिमांड, एक से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्सटीट्यूट्स अगर है चीजें एक दूसरे की, तो इट इज कॉल्ड एज competitive demand. For example, the next example is tea, coffee, pen, pencil, वगैरह वगैरह. Now the third topic which we'll be starting off very fast is your determinants of demand. Kindly rush through your textbook very fast and I'll come forward again with your determinants of demand. The third topic is determinants of demand. We have covered why demand curve slopes downward. We have covered the types of demand. And the last topic in today's lecture is determinants of demand.
डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? जब कोई चीज का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और जब कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है. सादे लफ्जों में दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, नाउ व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? फर्स्ट इज प्राइस. ऑल ऑफ अस नो people generally purchase more quantity of a commodity when the price of that particular commodity decreases. आमतौर से लोग कोई भी चीज ज्यादा तब खरीदते हैं जब वो चीज की प्राइस कम होती है. बेस्ट एग्जांपल इज सेल, right? All of us rush for sales, right? Because 20% off, 30% off, 50% off, up to 82% off, and there is such a big line. Okay, why do we go there? Because the price has fallen. The most important determinant of demand is price. The next determinant of demand is income. वो शख्स जिसकी इनकम ज्यादा है तो he is in a position, वो ज्यादा चीज खरीद सकता है. जिसकी इनकम कम है वो कम चीज खरीदेगा. Absolutely clear, no doubt about it. A person who is earning, let's say 7 to 8,000 rupees a month, वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है. If a person is earning 70 to 80,000 rupees a month, he can afford, he will buy more. A person who is earning 4 to 5 lakh rupees a month, he will purchase still more. He will not think about it, right? Utility याद है? The marginal utility is more to the rich, less to the poor. Okay. Third, prices of substitute goods. Now who can explain? How does the law of demand, or rather substitute goods are determinants of demand? How? कैसे? How will you explain this? Take the same tea coffee का example जो हमने last time किए थे. What we saw was, क्या हुआ था? Price of quantity. जब प्राइस कॉफी का 20 रुपया था, प्राइस कॉफी का 20 रुपया था, टी का प्राइस कितना था? 10. चाय का प्राइस कितना है? 10 रुपया कप. कॉफी का प्राइस कितना है? 20 रुपया कप. कॉफी का प्राइस घट गया, 10 रुपया हो गया. प्राइस किसका कम हुआ? कॉफी का. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द बोर्ड, राइट? प्राइस किसका कम हुआ? कॉफी का. क्वांटिटी किसकी बढ़ी? कॉफी की. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? जो लोग पहले चाय पीते थे वो लोग कहां चले गए? कॉफी पीने. तो क्वांटिटी किसकी घट गई? बेचारे चाय की. ओके, वंस अगेन, क्वांटिटी किसकी घटी? चाय की. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर चाय की क्वांटिटी घटी है तो क्या प्राइस बढ़ा है चाय का? नहीं ना. चाय की क्वांटिटी इसके लिए घटी क्योंकि कॉफी का प्राइस घटा, तो चाय पीने वाले भी कॉफी पीने लग गए. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो अगर मैं चाय बेच रहा हूं तो मुझे ये भी नजर रखना है कि मेरे बाजू के दुकान वाला जो कॉफी बेच रहा है वो क्या प्राइस में बेच रहा है. अगर वो सडनली कॉफी का प्राइस कम कर दिया तो मेरे को भी चाय का प्राइस कम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सेल हो जाएगा ठप. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी कम टू प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कम ऑन, somebody give me a good example. I will give you a hint. It is related to tea again. Tea. It is an example of tea, right? Tea is a complementary demanded product. How? For making tea, what do you need? You need milk. You need chai ki patti. You need sugar. You need water. Water is available for free. So you need milk. You need chai की पत्ती. You need sugar. ये तीनों चीजें आप जब एक साथ एक जगह पे जमा करोगे, then you will get what? Tea. Accepted? जो लोग दूध की चाय पीते. Now let's say the price of milk rises. You need milk. You need चाय का पत्ती. You need sugar. बराबर है? अभी the price of milk has risen.
फॉर सम रीजन। ओके, या ऐसे देशों में चले जाओ जहां पे दूध का इतना उत्पादन नहीं होता है जैसा भारत में होता है, जैसा हिंदुस्तान में होता है, जैसा इंडिया में होता है। Here you will get a nice 1 liter milk for how much? Let's say 60 rupees, 50 rupees, 75 rupees मिल जाता है 1 लीटर दूध। तो मैं दूध की चाय बना के पी सकता हूँ। Let's say the price of milk becomes 500 or more. What will happen? People will stop drinking tea. तो चाय की क्वांटिटी घट जाएंगी। प्राइस किसका बढ़ा? दूध का। क्वांटिटी घटी किसकी? चाय की पत्ती की, क्योंकि चाय की पत्ती दूध के साथ में बनाते थे हम लोग उसकी चाय, ठीक है। लेकिन बिकॉज दूध का प्राइस बढ़ गया, इसके लिए चाय की पत्ती की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। Therefore we say that prices of complementary goods is also a determinant of the law of demand. Now next, nature of the product, nature of the commodity. अगर वो चीज ऐसी है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, इट इज वेरी एसेंशियल, उसके बिना नहीं चलेगा, तो यू विल परचेज इट, इवन द प्राइस इज राइजिंग, यू विल परचेज इट। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मेडिसिन, किसको ब्लड प्रेशर की दवा चाहिए तो उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, खाने के अंदर आप जो नमक डालते, छोटा से मिक्स होता है लेकिन उसके बगैर चलता नहीं है वो छोटा से, इतना बड़ा पैकेट पाव किलो का 10 रुपए का आ जाएगा, लेकिन वो 100 रुपया भी अगर हो गया ना, तो खाने के अंदर डालने के लिए नमक चाहिए। यू वोंट हैव फीका खाना, ठीक है। तो अगर वो नेचर ऐसा है कि उसके बिना नहीं चलेगा, तो यू विल परचेज इट, इट्स आल्सो एन डिटरमिनेंट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ देयर आर मोर पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, द डिमांड वुड बी हाई। If there are less people living in a particular country, in a particular area, in a particular village, in a particular city, the demand would be less. Expectation regarding future prices. मतलब मेरा पेट्रोल पंप है, गवर्नमेंट ने आज अनाउंस करी 7 बजे कि कल से पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो आमतौर से क्या होता है, दिस वी हैव ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, दैट जैसे अनाउंसमेंट होता है 8 बजे पेट्रोल पंप बंद। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पेट्रोल है ना, मैं कल हाई प्राइस में बेचने के लिए बेचूंगा, तो क्या मैं आज बेच रहा हूं? नहीं बेच रहा हूं। क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, ठीक है। प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या आज? नहीं। प्राइस कब से चेंज होने वाला है? कल से। ओके, सिमिलरली पेट्रोल पंप जो था वो तो पेट्रोल बेचने वाला है ना, मुझे पेट्रोल खरीदना है। मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग अ बाइक, राइट? मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स वुड बी हैविंग 2 व्हीलर्स। दिस पेट्रोल पंप का एग्जांपल इज फॉर सेलिंग। व्हाट अबाउट डिमांड? द अनाउंसमेंट केम एट 7 PM. The petrol today is 70 rupees per liter. How much? 70. The announcement came कि कल से पेट्रोल का भाव हो जाएगा 80 रुपया। तो पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लग गई पेट्रोल खरीदने के लिए। That is quantity demanded raised. Why? Because this is expectation regarding future prices. कल से पेट्रोल का भाव 80 रुपया होने वाला है। आज पेट्रोल का भाव 70 रुपया है। आज पेट्रोल का भाव गिरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चला है, ये एक्सपेक्टेशन है कि कल से पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा। उसका उल्टा पेट्रोल पंप वाले के लिए, कि वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि वो अगर कल बेचेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट विल कवर व्हेन वी कम टू सप्लाई। एडवर्टीजमेंट, कोई भी चीज को बेचने के लिए, खास करके एशिया के अंदर, एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। व्हाई एशिया? थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, यू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, यू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप, हैव यू सीन द इंग्रेडिएंट्स? क्या तुम्हें पता है? हैव यू साइंटिफिकली इवैल्यूएटेड इट? जो भी वो लोग प्रॉमिस करते हैं मीडिया के ऊपर, इज इट ट्रू, इज इट करेक्ट? यू नो। लेकिन तुम एडवर्टीजमेंट देखते हो, योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार, योर फेवरेट क्रिकेटर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी ने उसको जाके पूछा है कि वो वाकई में इस्तेमाल करता है क्या? नो, आई डोंट नो। बट जस्ट बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट का इतना बूम हो जाता है, इतना हमारे जहनों पे असर कर देता है कि when a child goes, even if it is costing 40 rupees, he needs that particular, अंडे के शेप का चॉकलेट. What is that? क्या है वो अंडे के शेप का चॉकलेट? कम ऑन, तुम लोग ज्यादा खाते हो. पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज. किंडर जो है चॉकलेट, छोटी सी टॉय आती है इतनी सी, और 2 छोटे से गोले आते हैं.
I told my daughter 5 रुपए के तुम शॉर्ट्स ले लो, इतना बड़ा पैकेट आएगा. That is also shorts only, no? Cadbury shorts. She said no, Kinder Joy. Why? Just because of advertisement, nothing else. Cold drinks. You know that masala in that cold drink costs just 80 पैसा, लेकिन तुम जाके उसको 20 रुपए की बॉटल खरीदते हो. Why? Because of advertisement. This is advertisement. Next is taste, habit, fashion. I am habituated to drinking tea. I told you I need a cup of tea. You know, jumbo cup of tea in the morning, jumbo cup of tea in the night, jumbo cup of tea in the evening. And every time when my wife goes into the kitchen, I need to have a cup of tea. Why? Because I am habituated to चाय. मुझे चाहिए बस. अभी मैं क्या करूँ? और चाय अगर महंगी भी होगी, then also मैं पीऊंगा. ठीक है? तो it depends. Next is level of taxation. Taxation से क्या होता है? टैक्सेशन से अगर गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन लगा दी, then the price of that particular product might go up, the price of that particular product might fall. तो जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, they also keep an eye on the government policies. अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरा माल बिकेगा नहीं. Why? Because of the level of taxation. Now these are important determinants of the law of demand. There are some others also which you can refer to the textbook, but as far as the question answer is concerned, this much would suffice. But कैसा याद रखें? P for price, I for income, PS for prices of substitute goods, PC for prices of complementary goods, N for nature of product, SEATT. ठीक है? Somebody needs to have a copy of this. इसको फोटो निकालना है. इससे हम लोग क्या बनाएंगे? P कितने हो गए? 1, 2, 3. You remember K3G? उससे मैं बनाया P3. What was K3G? नहीं पता. कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान का पिक्चर. Right. P3 stands for prices, prices of substitute goods and prices of complementary goods. Next is SEAT, SEAT. And the last is TIN. SEATTIN. This is how I'm going to remember this. Prices of complementary goods, prices of substitute goods. S for size of population. E for expectation regarding future prices. Advertisement, taxation policy. Taste, habits, fashion. I is for income and N is for nature. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is how you remember this, right? I hope what we have covered in this chapter 3 is absolutely clear. We have covered 3 topics. We started off with why demand curve slopes downwards from left to right. Then we saw what are the types of demand. And lastly, we saw what are the determinants of demand. I hope you have understood this. And the next lecture, we will start off with a very important topic, that is your law of demand. So don't please miss that. There will be 2 more lectures yet to come. Okay, goodbye, good luck.